तो वेल गाइस, वेलकम टू एनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कैंसर लैरिंग्स। ठीक है, कैंसर लैरिंग्स। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर थर्ड। ठीक है, इसके पहले 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं और आज जो हमारा है वो लेक्चर थर्ड है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले हाउस द जोश, टेल मी हाउस द जोश। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले या पढ़ने से पहले जोश, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस को क्या करना है? बूस्ट अप करके रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम विद अ फुल जोश ऑफ कैंसर लैरिंग्स। ठीक है, अब मुझे बताओ लैरिंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सिंपल सा फंडा मेरे भाई, लैरिंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कमेंट करो। आपने फर्स्ट सेम में पढ़ चुका होगा लैरिंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वॉइस बॉक्स। ठीक है, स्पीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लैरिंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पीचिंग के लिए। अब मैंने क्या किया, लैरिंग्स में कैंसर लगा दिया। ठीक है, तो लैरिंग्स में कैंसर का मतलब क्या हो गया कि पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगा। सिम्टम्स में यहीं से मिल गया भाई। टॉपिक उठाना है, दिमाग से सोचना है। ठीक है, हार्ड वर्क बहुत लोग कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो कैंसर में लैरिंग्स में क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। कैंसर में लैरिंग्स में कैंसर होने की वजह से क्या हो रहा है? पेशेंट बोल नहीं पा रहा, या फिर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा, या फिर उसको डिफिकल्टी इन मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है। सिंपल सा मतलब बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, होता है। अगर मैं कॉजेस की बात करता हूँ मेरे भाई, क्या क्या कारण की वजह से, किस किस की वजह से पेशेंट को लैरिंग्स में कैंसर हो रहा है? सबसे पहला होता है स्मोकिंग। देखो स्मोकिंग क्यों होता है? ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि लंग्स कैंसर हो रहा है, लंग्स कैंसर में भी देखो कहीं ना कहीं स्मोकिंग लिखा होगा। ठीक है, वेदर लंग कैंसर जो होता है मैं आगे थर्ड या फोर्थ में डिस्कस करूंगा, फोर्थ मतलब आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा। तो लंग कैंसर क्यों होता है मेरे भाई? सिंपल सा फंडा है। लंग कैंसर भी 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर, 2 टाइप्स के होते हैं। स्मोकिंग क्यों होता है? स्मोकिंग क्यों कॉज करता है? देखो स्मोकिंग में क्या होता है, कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अगर एक नॉर्मल स्मोकर जो है, प्राइमरी स्मोकर और सेकेंडरी स्मोकर, तो प्राइमरी स्मोकर उतना इफेक्ट नहीं होता जितना सेकेंडरी स्मोकर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो स्मोकिंग में क्यों होता है? ड्यू टू द कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स की वजह से। एचपीवी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? एचपीवी का मतलब होता है मेरे भाई ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 एंड 18 आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द कैंसर इन द लैरिंग्स। ठीक है, उसके बाद होता है वुड डस्ट। वुड डस्ट का मतलब क्या हो गया? जो पेशेंट या जो पर्सन वुड की फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, जहाँ पे लकड़ियाँ कट रही हैं, ठीक है, वुड की फैक्ट्री में काम कर रहा है, वहाँ पे क्या होता है, पेट्रोकेमिकल नाम का एक कार्सिनोजेनिक पार्टिकल्स, कार्सिनोजेनिक एजेंट वहाँ से रिलीज होता है, जो कि कॉज कर सकता है हमारे लैरिंग्स में कैंसर। ठीक है, ये हो गया। एबिस्टोस का आपने नाम बहुत सुना होगा, कॉमन ही एक तरीके का। एबिस्टोस क्या होता है? लंग्स में कैंसर कॉज करता है, और लंग्स में कहाँ होता है? मेलिनोथेलियमा। ठीक है, ये हो गया। फिर आयोनाइजेशन रेडिएशन। अगर आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था टाइप्स ऑफ कैंसर में। ठीक है, तो उसमें मैंने बात किया था आयोनाइजेशन रेडिएशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन की वजह से कौन सा कैंसर होता है जरा बताओ, कमेंट करो, जरा जल्दी बताओ। 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो, जल्दी सोचो। 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो, सोचो थोड़ा सा। ठीक है, कर लिया, हो गया। बताओ। देखो आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है थायराइड कैंसर में। थायराइड कैंसर में आयोनाइजेशन का रेडिएशन होता है। आयोनाइजेशन का रेडिएशन की वजह से थायराइड कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर भाई हमें ये बता दो भैया कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोमा लैरिंग्स। ठीक है, अगर लैरिंग्स में कैंसर हो रहा है तो कौन सा साइड कब से सबसे कॉमन होगा? भाई एक साइड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कैंसर नहीं है भाई, वो थोड़ी ना कैंसर, वो थोड़ी ना कि हर जगह हो जाएगा। एक कॉमन साइड होता है ना, स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। तो मोस्ट कॉमन साइड क्या होता है कार्सिनोमा लैरिंग्स का? ग्वाइटिक कैंसर। ठीक है, ग्वाइटिक में कैंसर होना इज द मोस्ट कॉमन साइड। लीस्ट कॉमन क्या होता है? सबसे लीस्ट कॉमन क्या होता है? लीस्ट कॉमन का मतलब सबसे कम, वहाँ होने के चांसेस बहुत मतलब नेग्लिजिबल है भाई। क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन क्या होता है? लीस्ट कॉमन साइड ऑफ कार्सिनोमा लैरिंग्स इज ए सब ग्वाइटिक एरिया। ठीक है, अगर ग्वाइटिक एरिया आ रहा मोस्ट कॉमन हो जाएगा। अगर मैंने बस सब लगा दिया, यहाँ पे एक सब लगा दिया, लीस्ट कॉमन हो गया। ग्वाइटिक एरिया इज द मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो लैरिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिर से रिवीजन करते हैं 2 मिनट के अंदर, जल्दी से फास्ट में। लैरिंग्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वॉइस बॉक्स के लिए, स्पीचिंग के लिए। ठीक है, अगर लैरिंग्स में हमने कैंसर डाल दिया तो लैरिंग्स अगर कैंसर मैंने करवा दिया तो क्या होगा? पेशेंट बोल नहीं पाएगा, दिक्कत होगा बोलने में। सिंपल सा फंडा। ठीक है, देखो सिंपल से बता रहा हूँ, जब भी आप पढ़ो, जब भी पढ़ना है, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक पेपर पेन होना चाहिए। या मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, स्किप कर रहे हो वीडियो को, ऐसे नहीं होना भाई। पेपर पेन लो, लिखो उस चीज़ को। ठीक है, बिना पढ़े बिना हार्ड वर्क करे कुछ नहीं होता इस एट द प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना। ठीक है, हार्ड वर्क तुम्हारे 80% लोग करते हैं, स्मार्ट वर्क 20% लोग कर रहे हैं। 20% ही सिलेक्ट हो जाते हैं, 80% बैठे रहते हैं। ठीक है, फॉर्म कितने निकलते हैं भाई साहब? 10,000 फॉर्म निकल रहा है, सिर्फ 1,000 का सिलेक्शन होता है। क्यों हो रहा है? स्मार्ट वर्क कर रहा है।
है ना, स्मार्ट वर्क कर रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। आगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर। तो वेल गाइस, अब हम बात करने वाले किसकी, नर्सिंग इंटरवेंशन की, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन एज वेल एज नर्सिंग असेसमेंट की, ठीक है। हम एज अ नर्स हम क्या क्या असेस करेंगे पेशेंट के अंदर, ठीक है। हम एज हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है, अगर उसको लैरिंग्स का कैंसर हो रखा, तो हमें एज अ नर्स हमें पता होना चाहिए ना कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसको ग्वाइटिक कार्सिनोमा है, ठीक है, ग्वाइटिक कार्सिनोमा है, तो उसके अंदर क्या होगा, हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस होगा। का मतलब उसकी जो वॉइस होगी उसमें भारीपना आएगा, मतलब सिंपल सा वर्ड बोले तो हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस होगा। अगर हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस हो रहा है तो बेस्ट प्रोग्नोसिस है, हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, उसे तुम ट्रीट कर सकते हैं बेस्ट प्रोग्नोसिस में। अगर पेशेंट मेरे पास सब ग्वाइटिक कार्सिनोमा में आ रहा है, ठीक है, किस में आ रहा है, सेकंड पॉइंट पढ़ो, सब ग्वाइटिक में आ रहा है, तो उसके अंदर कैसे आवाज नहीं निकलेंगी, उसके अंदर कैसा होगा, कैसे वो बोलेगा, कैसे बोलेगा बताओ, क्या लिखा है यहाँ पे, स्ट्राइडर। स्ट्राइडर का मतलब होता है हाई पिच विजलिंग साउंड। हाई पिच विजलिंग साउंड मतलब जैसे हम कभी बचपन में सीटी बजाते हैं तो इस टाइप का कुछ आवाज निकलेगा, ठीक है, हाई पिच विजलिंग साउंड। और ये वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। अगर पेशेंट हमारे पास अगर स्ट्राइडर में आता है तो भाई हमारे पास बहुत कम चांस होता है कि हम उसको रिकवर ले सकें, क्योंकि सब ग्वाइटर कार्सिनोमा मैंने आपको थोड़ा देर पहले आपको बताया, टू टाइप्स में होता है, वो सब ग्वाइटर होता है, मोस्ट कॉमन हमारा ग्वाइटर कार्सिनोमा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा असेसमेंट। पेशेंट के अंदर मेनली ये दो चीज़ असेस कर लेते हैं, एकदम से असेस कर लेंगे, बाकी बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, मेन ये दो चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरवेंशन। अगर हम क्या क्या अब इंटरवेट करेंगे, क्या क्या हम इंटरवेंशन करेंगे पेशेंट के अंदर, देखो कोरेक्टोमी होता है, सर्जिकल प्रोसेस होता है, रिमूविंग ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, तो कोरेक्टोमी हो गया। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी होता है। एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी मैंने आपको बताया था, दो टाइप्स के रेडियोथेरेपी होते हैं, टेलीथेरेपी होता है, ब्रेसी थेरेपी होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी मतलब हम बाहर से देंगे, और T2 एंड T3 स्टेज। अब ये T2 एंड T3 स्टेज क्या होता है ये मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो T2 एंड T3 मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, हम रेडियोथेरेपी देते हैं। फिर उसके बाद क्या चलता है, कॉमन सबसे सबको पता है, कीमोथेरेपी वगैरह देते हैं। और फिर फोर्थ बात मेरे भाई कि टोटल लैरिंगोटॉमी एंड हाई ट्रेकियोस्टॉमी इन स्टेज 4, ठीक है। अगर मेरे पास पेशेंट स्टेज 4 में आ रहा है, पेशेंट अगर स्टेज 4 में आ रहा, सिंपल सा फंड है, देखो उसको कीमोथेरेपी दोगे, रेडियोथेरेपी दो, कुछ भी दो, कीमोथेरेपी दो, रेडियोथेरेपी दो, उसे कुछ भी दो, वो भाई रिकवर नहीं कर पाएगा, सिंपल सा फंडा। तो हम क्या करते हैं, उसको या तो रिमूव कर देते हैं, लैरिंग्स ही रिमूव कर दें, या लैरिंग्स कट कट के लैरिंग्स आउट करके हम उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। द प्रोसीजर इज आल्सो नोन एज लैरिंगोटॉमी। टॉमी का रिप्रेजेंट करता है क्या, सर्जिकल पार्ट है, टॉमी का रिप्रेजेंट करता है रिमूविंग ऑफ एन ऑर्गन और एन पार्ट, ठीक है। और किस में हम करते हैं, पार्ट 4 में, मतलब स्टेज 4 में हम करते हैं ऑफ कैंसर ग्वाइटर, ठीक है। ये हो गया। बाकी अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के, इसके स्टेजेस के बारे में। तो वेल गाइस, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्टेजेस, ठीक है। स्टेजेस अभी जस्ट मैंने आपको थोड़े से पहले बताया इंटरवेंशन, ठीक है। इंटरवेंशन में हम अकॉर्डिंग टू स्टेजेस हम उस पेशेंट को इंटरवेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, T1 T2 T3 T4, ठीक है। T1 T2 T3 T4। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, T1। अब T1 में क्या करते हैं, देखो T1 में क्या होता है कि जो वोकल कॉर्ड होता है ना उसमें इन्वेजन हो जाता है, इन्वेजन की वजह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीट किससे कर सकते हैं, हम लेजर सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। हम लेजर सर्जरी किस में देते हैं, मैं भाई लेजर किस में दे रहे थे हम, सर किस में दे रहे थे, थोड़ा सा रिमाइंड करो, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था, रेडियोथेरेपी में देते हैं, रेडियोथेरेपी में देते हैं, ठीक है, रेडियोथेरेपी में देते हैं हम लेजर सर्जरी, ठीक है। ये हो गया। अब T2 में क्या होता है, T2 में क्या होता है, सेकंड स्टेज में इम्पेयर्ड वोकल कॉर्ड मोबिलिटी। जो वोकल कॉर्ड की जो मोबिलिटी होती है, मतलब जो वो वर्क करता है, ठीक है, मूवमेंट करता था, उसमें इम्पेयर हो जाता है। वो वोकल कॉर्ड में इम्पेयरमेंट होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर हॉर्सिनेस ऑफ वॉइस हो जाएगा, पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगा, पेशेंट का आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास पेशेंट मेरे पे कंप्लेन लेके आ रहा है कि सर मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है, मुझे हॉर्सिनेस आवाज़ आ रही है, या मुझे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं एकदम से पकड़ लूँगा कि अगर मान लो कैंसर का पेशेंट नहीं है, लेकिन अगर वो हफ्ते में 2-3 बार आ रहा है मुझे मेरे पास मिले, हफ्ते में ट्राइस आ रहा है, 2-3 बार आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए आगे रेफर कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें भी क्या चलता है, रेडियोथेरेपी ही चलता है। T3 में क्या होता है, वोकल कॉर्ड फिक्स्ड। इसमें तो मोबिलिटी लिमिट हो रही थी, इसमें वोकल कॉर्ड फिक्स्ड हो चुका है। अब वोकल कॉर्ड फिक्स होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट को बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, पेशेंट एटलीस्ट बोल भी नहीं पाएगा, ठीक है। T4 में क्या होता है, थोराइड कार्टिलेज इन्वेजन। थोराइड कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, इन्वेजन होने लगता है। अब इन दोनों स्टेजेस के लिए हम क्या करते हैं, टोटल लैरिंगोटॉमी, लैरिंग्स को कट करके रिमूव कर देना, ठीक है।
उसके बाद उसके साथ क्या क्या करते हैं, प्लस में रेडियल नेक डिसेक्शन करते हैं और लैरिंगोटेक्टोमी भी करते हैं, ठीक है। रिमूविंग ऑफ लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज लैरिंगोटेक्टोमी। टॉमी रिप्रेजेंट करता है एक सर्जिकल एरिया पार्ट होता है जिसमें हम कटिंग एंड रिमूविंग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो मेनली स्टेजेस कितने हैं मेरे भाई, 4। पहले वाले में क्या हो रहा है बताओ फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले वाले में क्या हो रहा था, इन्वेजन हो रहा था, सर्जरी हमने लेजर सर्जरी दिया, ट्रीट हो गया एकदम से, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है वोकल कॉर्ड, मोबिलिटी उसकी इम्पेयर्ड है। थर्ड में फिक्स्ड है। चौथे में इन्वेजन हो गया, ठीक है। सिंपल सा फंडा। फर्स्ट में हम ट्रीट कर सकते हैं, सेकंड में चांसेस हो सकते हैं ट्रीट करने के, थर्ड एंड फोर्थ में डायरेक्ट सर्जरी करो, इनकी रिमूव करो लैरिंग्स को और पेशेंट को बाय बोलो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशन, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आएगा, क्या क्या इंडिकेट करेगा, क्या क्या बताएगा वो इंडिकेशन, ठीक है। तो वेल गाइस, अब हम बात करने वाले हैं क्या, लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, डेट इज अ ट्रैकोस्टमी, ठीक है। हमने ट्रैकोस्टमी कब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, आप जब बीएससी फर्स्ट सेम में ही होगे तब आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि ट्रैकोस्टमी होती क्या है, ठीक है। सिंपल सा फंडा होता है भाई, ट्रैकोस्टमी क्या होती है। देखो, ओपनिंग ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया का एंटीरियर वॉल ओपन कर रहे हैं, द कंडीशन इज आल्सो नोन एज ट्रैकियोस्टमी, ठीक है। कवरिंग इट इनटू द स्किन एंड सरफेस, ठीक है। अगर मान लो ये एंटीरियर वॉल है, ये किसका, ये मान लो ये ट्रैकिया है, ठीक है। ट्रैकिया का ये एंटीरियर वॉल है ऊपर का, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक ओपनिंग कर दिया, ठीक है, ओपनिंग कर दिया। और ट्रैकियोस्टमी, ठीक है, ट्रैकियोस्टमी हम इसमें ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हो गया ट्रैकियोस्टमी ट्यूब, है ना। कुछ इस टाइप का होता है, रफ डायग्राम है, ठीक है। तो ट्रैकियोस्टमी क्या होता है कि ट्रैकियोस्टमी हम एयरवे को एंटीरियर वॉल को ओपन करते हैं, ठीक है। ट्रैकिया के एंटीरियर वॉल को ओपन करते हैं। अब मुझे ये बताओ, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं तो उसके पीछे एक इंडिकेशन होता है, ठीक है। अगर हम गॉल ब्लैडर को निकाल रहे हैं तो उसके पीछे एक इंडिकेशन होता है, सबके पीछे एक इंडिकेशन होता है। अगर हम इंडिकेशन की बात करते हैं तो इंडिकेशन में सबसे पहले जो होता है भाई क्रूप का मतलब क्या होता है, ग्रुप नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है ये CROUP है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, कभी देखा डॉग को बार्क करते हुए, भौं भौं करता है ना, बार्क कर रहा है वो, तो एज अ पेशेंट क्या करता है, क्रूप का मतलब होता है कि डॉग की तरह कफ करना, ठीक है, डॉग की तरह कफिंग लाइक ए डॉग, ठीक है, डॉग। फिर उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होता है, लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस। लैरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या होता है कि ब्रोंकाइटिस को रिप्रेजेंट कर क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो लैरिंगोट्रैकिया ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकिया। तीसरा कंडीशन क्या होता है, एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस का मतलब क्या होता है, एपिग्लोटाइटिस का मतलब आइटिस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, तो एपिग्लोटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इन द एपिग्लोटिस। चौथा पॉइंट क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबुलर और ओरोफेरेंजियल फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ किसका है भाई, फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबुलर में फ्रैक्चर हो रहा है या फिर ओरोफ्रैंजियल फ्रैक्चर हो रहा है, ओरोफ्रैंजियल फ्रैक्चर, ठीक है। दो कंडीशन में यहाँ पे लीड कर सकता है। बर्न ऑन एयरवे, देखो कंडीशन, एक चैप्टर है एमएसएन में, सेकंड ईयर का चैप्टर है बर्न, ठीक है। बर्न में सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अगर बर्न हो रहा है एयरवे में, उसके एयरवे के पैटर्न में अगर बर्न हो गया तब भी हम ट्रैकोस्टमी करते हैं। प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वैसे कितने टाइम के लिए हम इंट्यूबेशन कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। एक टाइम होता है, एक डेफिनेट टाइम होता है जिसके अंदर विद इन उसके मतलब एक टाइम लिमिट होता है जिसके अंदर हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, देखो। तो 14 डेज होता है, ठीक है, 14 डेज, 14 दिन से ज़्यादा हम पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रैकोस्टमी कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लो पेशेंट ईटी ट्यूब पे है, ईटी ट्यूब पे क्या आता है, एंडोट्रैकियल ट्यूब लगा हुआ उसे, तो 14 दिन से 14 डेज से ज़्यादा हम उसको नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या प्रेफर करना पड़ता है, ट्रैकोस्टमी, ठीक है। अब ये देखो, पेशेंट हमारे पास आया, ओपीडी से पेशेंट आ रहा, हमने कहा चलो आईपीडी चलते हैं, मतलब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको आईपीडी में हमने एडमिट कर दिया। अब आईपीडी में एडमिट करते ही उसको ये नहीं कहेंगे ना कि चलो ट्रैकोस्टमी कर लो, है ना, चलो तुम पे हाथ साफ करते हैं, ट्रैकोस्टमी करते हैं, तुम पे ट्रैकोस्टमी करते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। ट्रैकोस्टमी का एक प्रोसीजर होता है, कंसेंट पे साइन होता है, सब कुछ एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था सर्वाइकल कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर लैरिंग्स का, ठीक है, कैंसर ऑफ लैरिंग्स, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। फर्दर इसके रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एनी डाउट कैन बी क्लियर हियर। थैंक यू, जय हिंद।